ये जो हाइब्रिड वार का इशू है सर, जो कि इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं डैमेज करता है इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड सर। पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉरफेयर कौन करवा रहा है? फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है उसका आप सही रिस्पॉन्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव हिकमत अमली ना हो। ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है जो कि हम सब जानते हैं, अजीत डोवल साहब ने पेश किया था जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है कि जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, सर्जिकल स्ट्राइक्स, जिस तरह भारत ने कोशिश की थी बालाकोट पे 26 फरवरी को 2019 में, तो वो भी चूंकि ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इसके साथ नथी हो गया है, उसका इंटेग्रल पार्ट है, इसलिए बड़ा डेंजरस है। पाकिस्तान अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से अपने देश को खतरा मानता है। अजीत डोभाल कुछ दिनों के लिए जब वे इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे तो पाकिस्तान में रह चुके हैं, इसलिए वे पाकिस्तान के नस नस से वाकिफ हैं। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान से निपटने के लिए जो ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी दिया है उसमें फिफ्थ जनरेशन वारफेयर या हाइब्रिड वारफेयर भी शामिल है। इसके अंतर्गत दुश्मन को अंदरूनी तरीके से कमजोर किया जाता है ताकि बिना लड़े उस पर विजय प्राप्त किया जा सके। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान के एक भूतपूर्व राजनयिक अब्दुल बासित इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये जो हाइब्रिड वार का इशू है सर, जो कि इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं डैमेज करता है इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड सर। पहली बात तो ये है कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉरफेयर कौन करवा रहा है। जहां भारत का एक ख़ास इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को सियासी एतबार से कमज़ोर रखा जाए, अनस्टेबल रखा जाए, वहाँ ये भी इंटरेस्ट है भारत का कि इकनॉमी इक़्तिसादी तौर पर भी पाकिस्तान बस कमज़ोर ही रहे, आगे ना बढ़ सके। और ये जो उसके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं, एक तो कश्मीर पे वो पाकिस्तान को रेलेवेंट करना चाहता है, दूसरा ये है कि और ये जो है और अपनी टर्म्स पे जो है जो मामलात पाकिस्तान के साथ हैं उनको रिजॉल्व अपनी टर्म्स पे करना चाहता है। फिर अफगानिस्तान के थ्रू जो उसका ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है जो कि हम सब जानते हैं, अजीत डोवल साहब ने पेश किया था जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, अफगानिस्तान के थ्रू भी हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं, बलोच रिपब्लिक आर्मी, बलोच लिब्रेशन आर्मी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनके थ्रू हम आए दिन देखते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बिहाफ पे। इसी तरह जो है रीजनली अगर आप देखिए तो, और फिर ये भी है कि एक नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं कि जी असल प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो जमहूरियत को लाहक है या रियासत को लाहक है वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं। रिटायर्ड फौजी का अगर एहतसाब होगा तो फौज खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा बीच बोया डालने की कोशिश की जा रही है कि हमारे जो अदारे हैं, ख़ास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को भड़काया जाए और ये तासुर दिया जाए कि रियासत पाकिस्तान अगर तरक्की नहीं कर रही तो उसकी वजह भारत नहीं है या कोई और, बल्कि ये जो आर्म फोर्सेस हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर देख लीजिए 18 से 19% है। और इस किस्म के जो नैरेटिव्स बिल्ड होते हैं तो वो करने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ इलाकाई तौर पे भी भारत का ये नैरेटिव है कि जी पाकिस्तान असल में इम्पेडिमेंट है, वो कनेक्टिविटी नहीं होने देता। अफगानिस्तान भारत के जो तिजारत है वो वागा के थ्रू नहीं होने दे रहा, तो असल बुनियादी मामला पाकिस्तानी का है। तो रीजनली भी वो हमें तकरीबन उसकी कोशिश है कि मैं आइसोलेट करें। और फिर इंटरनेशनली जो नैरेटिव वो बिल्ड करता है वो ये है कि जी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और इस किस्म के टेररिज्म के जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान, ताकि जो FATF का मामला है वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे। तो ये सारे नैरेटिव जो हैं पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने के लिए है। और ये सारा जो हाइब्रिड, और फिर उसके बाद ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है कि जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, सर्जिकल स्ट्राइक्स, जिस तरह भारत ने कोशिश की थी बालाकोट पे 26 फरवरी को 2019 में, और उसके जवाब में फिर हमने 27 फरवरी को जो ऑपरेशन जो किया था,
तो वो भी चूंकि ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इसके साथ नथी हो गया है, उसका इंटेग्रल पार्ट है, इसलिए बड़ा डेंजरस है ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है पाकिस्तान और भारत, जो भारत पाकिस्तान में करवा रहा है, क्योंकि चीज़ें एस्केलेट भी हो जाती हैं। फिर LOC पे आप देखिए आए दिन सीज़ फायर की वायलेशन होती है। वो भी यही मकसद है कि पाकिस्तान दुनिया को बताए कि जी कश्मीर जो है बुनियादी तौर पे हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक टेररिज्म है। ये वायलेंस जो है पाकिस्तान करवा रहे हैं, और जब सीज़ फायर वायलेट या फायरिंग होती है क्रॉस द LOC, ये पाकिस्तान करवाता है क्योंकि वो वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करवाता है टेरर मिलिटेंट्स को और उसके कवर में। तो ये सारे नैरेटिव्स हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा एम्फेसिस यही था कि चलें, हमें मालूम तो है सब कुछ, हम अपने अंदर चीज़ों को ठीक, पहले तो ये ना कि हम अंदर चीज़ों को ठीक करें। हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं, क्योंकि जब तक हम खुद मौका नहीं देते दूसरी रियासत हाइब्रिड वॉरफेयर का सही फ़ायदा नहीं उठा सकती, क्योंकि हम खुद मौका देते हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ हमारी हैं, तो फिर भारत जो है या दूसरे ममालिक भी लाइक अमेरिका और इवन द UK, तो वो इन फॉल्ट लाइंस को हम पे प्रेशर डालने के लिए उसको ज़्यादा स्टोक करती हैं। अगर आप इकनॉमिकली वीक होंगे तो फिर यकीनी तौर पे उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी सिक्योरिटी पे भी होता है। फिर आपका क्लाउड भी दुनिया में नहीं होता, दुनिया के स्टेक्स आपके अंदर नहीं होते। इस वक्त मसला यही है, भारत को पजीराई मिल रही है सिर्फ इसलिए कि लोगों दूसरे ममालिक के इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं। तो इन मामलात पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है और कॉम्प्रिहेंसिवली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस तरह जो है 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है उसका आप सही उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव हिकमत अमली ना हो। जैसा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के संबंध में ऊपर कहा जा चुका है कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन या पेड न्यूज के माध्यम से दुश्मन देश में असंतोष पैदा किया जाता है, अपने देश के शासन के प्रति विरोध पैदा किया जाता है, या मनोवैज्ञानिक भय भी पैदा किया जाता है। आपको बताते चलें कि 1st जनरेशन वार के अंतर्गत सेना में आमने सामने लड़ाई भाले, तीर, तलवार से होता था। 2nd जनरेशन वारफेयर में बंदूक का आविष्कार हुआ और बारूद का आविष्कार हुआ, तो फिर दूर से ही एक दूसरे पर वार होने लगे। 3rd जनरेशन वार में युद्ध के जो उपकरण थे, जैसे टैंक, एरोप्लेन आदि, मैकेनाइज्ड वे में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। 4th जनरेशन वार में फिर इनके अलावे डीप स्टेट एक्टर या चरमपंथियों को एक देश दूसरे देश में भेजकर उस देश में असंतोष और जान माल का नुकसान करवाता था। 5th जनरेशन वार में एक अलग तरह का वारफेयर है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और यह देखा जाता है कि उस देश में क्या कमजोर कड़ी है। अगर किसी देश में, मान लीजिए हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम में दंगों की खबरें आती रहती हैं, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके दुश्मन देश एक दूसरे के प्रति असंतोष पैदा करता है, जिससे दो समुदायों में तनाव होता है और जो बाद में कभी कभी दंगे का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार भारत सरकार तो पाकिस्तान में अभी तक 5th जनरेशन वार अपने स्तर से नहीं करती है, जबकि पाकिस्तान के सेना में इस ISPR एक प्रोपगंडा सेल ही है जो इसका काम ही है दूसरे देश में 5th जनरेशन वार करना। लेकिन अभी तक हमारे देश की सेना में इस प्रकार की कोई 5th जनरेशन वार या प्रोपगंडा फैलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन हमारे देश के नौजवान पढ़े लिखे लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। सबसे इसमें ताज़ा उदाहरण गौरव आर्या का है, जो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं और हम आप भी यही कर रहे हैं। आइए इसमें सहयोग दें और जो काम देश की सेना नहीं कर रही है, देश की सरकार नहीं कर रही है, वो हम कर सकते हैं। हम अपने देश को मजबूत बनाए, सक्षम बनाए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।